आशीष, आप यहां पर हैं, आप लगातार कवर कर रहे थे। राकेश त्रिपाठी के पास में जाऊं उससे पहले एक बार मैं आपके पास भी आऊंगा। जरा बताइए कि आज जब यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 100 दिन के मौके पर, तो क्या कुछ बड़ी बातें निकल कर आती हैं? कितनी बातें हैं जो धरातल पर हुई हैं और कितनी बातें हैं जो दावों में, वादों में आगे बढ़ाई गई हैं, जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? आशीष जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज बिल्कुल जिस तरीके से आज 100 दिन पूरे हुए हैं और उसके बाद योगी सरकार इसको सेलिब्रेशन के तौर पे मना रही है, लेकिन साफ तौर से बहुत ऐसे मुद्दे थे जो अभी भी पेंडिंग रहे हैं। चाहे उसमें अगर हम आवारा पशुओं की बात करें, जो छुट्टा जानवर है, उसका एक चुनाव में मुद्दा बना था और वो अभी तक कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसमें अभी भी जानवर कहीं ना कहीं वो किसानों के जो खेत है उसमें पहुंच रहे हैं, स्कूलों में पहुंच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो एक कमांड थी वो नहीं अभी तक हो पाई है। तो साफ तौर से ये एक माना जाए कि जिस तरीके से जो मुद्दा एक चुनावों के बीच में उठा था और सरकार ने कहा था कि सरकार बनते ही कहीं ना कहीं ये अपील की गई थी कि इससे पहले निजात पाई जाएगी, लेकिन निजात तो अभी दूर है, अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन तैयार है। हालांकि गौशाला केंद्र बनाए जा रहे हैं और बहुत से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो अभी इम्प्लीमेंट होने हैं। ऐसी स्थिति में अभी वो मुद्दा कहीं ना कहीं बचा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जिस तरीके से जो इलीगलिटी की थी कि कंस्ट्रक्शन को लेकर, हालांकि आज भी एक तरफ लोक भवन में 100 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और दूसरी तरफ लखनऊ में ही बुलडोजर चलाया जा रहा था। ये कह सकते हैं योगी सरकार की जो इलीगल प्रॉपर्टी को सीज और बुलडोजिंग करने की कार्रवाई है वो लगातार की जा रही थी। आज समाजवादी पार्टी के काउंसलर हैं जगलाल यादव, उनके पेट्रोल पंप पर एक बुलडोजर चलाया गया और वो सिर्फ इसलिए चलाया गया क्योंकि उन्होंने जो पेट्रोल पंप जो बनाया गया था वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस किया गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही सहारनपुर में जिस तरीके से एमएलसी जो है उनके घर पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो एक तरफ ये मैसेज देना साफ है कि योगी सरकार ने जो 100 दिन में अपने कार्यकाल में जो एक वादे किए थे वो पूरा कर रही है। जो टारगेट दिया था, चाहे अल्पसंख्यक विभाग की बात हो, मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात हो, वो कहीं ना कहीं पूरा करने की बात कहती है कि हमने मदरसों को ऑनलाइन कर दिया है, यानी कि जो माइनॉरिटीज के इश्यूज थे उनको हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे में वो सभी मुद्दे जिनको ये टच करती है सरकार और हमेशा से हंसिए पे रहती थी, उसको पूरे करने की बात कह रही थी। लेकिन दूसरी तरफ आज ही के दिन लगातार बुलडोजर भी अधिकारी चला रहे हैं। जी, आपने तमाम बड़ी बातें की। राकेश त्रिपाठी, मैं आपके पास आऊंगा। एक तो आप अनुराग भदौरिया के सवालों को जवाब दे दीजिएगा, हालांकि उतना आपको वक्त नहीं दे पाऊंगा मैं 10 मिनट का, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि जवाब दीजिए उनको। लेकिन 2 सवाल मेरे भी आपसे हैं। नंबर 1 सवाल आपसे मेरा यह है कि जो बात यहां हमारे सहयोगी ने भी कही कि आवारा पशु एक बहुत बड़ा मुद्दा था, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हमारे पास उसका फॉर्मूला आ गया है। अब फॉर्मूला आ गया था तो वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया, ये सवाल जनता के मन में है, क्योंकि वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। और दूसरा सवाल जो ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा है कि हो सकता है आपने तमाम अच्छे काम किए हो जिनको आप शायद गिनाएंगे भी यहां पर, लेकिन आपकी सरकार 2 वजह से सुर्खियों में रही। एक, बुलडोजर को लेकर, और बार बार तुष्टीकरण के आरोप आप पर लगते रहे। हालांकि आप कहते हैं कि चाहे लाउडस्पीकर हो या बाकी आपने सब एक तरीके से किया, लेकिन आज सहारनपुर की खबर भी हम देख रहे थे, आप ही के विधायक थे जिन्होंने वीडियो डाला था मार पिटाई का, और कहा जा रहा है कि उसमें से भी 4 लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। तो ये तुष्टीकरण के आरोप, बुलडोजर की कार्रवाई और जो बाकी आवारा पशुओं का विषय था, अनुराग भदौरिया के सवालों के साथ साथ जवाब दे दीजिए। 5 मिनट कम से कम कोशिश करूंगा कि आपको सुन सके हम। देखिए, क्योंकि सवाल बहुत सारे दे रख दिए हैं, मुझे लगता है कि अगर इत्मीनान से मैं एक एक करके सबका जवाब देने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो अनुराग भदौरिया की बात कर लेता हूं। देखिए, अनुराग भदौरिया की बौखलाहट जो है वो इस कारण से है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, राज्य की कार्यकारिणी, सबको भंग कर देने का काम किया। ये बात पीड़ा देती है, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को पीड़ा देगी ही कि नेतृत्व की भूमिका तय नहीं हो रही है। एक के बाद एक लगातार 4 बड़े चुनाव अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की जब से उन्होंने कमान संभाली है वो लगातार हार रहे हैं। इसके बावजूद अखिलेश जी की कोई जवाब नहीं तय नहीं हो रही है। राकेश जी, अनुराग भदौरिया यहाँ इतना इंपॉर्टेंट विषय नहीं है। अनुराग भदौरिया यहाँ इतना इंपॉर्टेंट विषय नहीं है, आपके पास खुद के सवाल बहुत सारे। जी जी अनुराग जी, वापस मुद्दे पर ला रहे हो। ये दिक्कत बीजेपी के साथ काम ही नहीं किया तो गिनाएंगे। नहीं अनुराग जी वापस ला रहे हैं। अनुराग जी सुन रहे हैं उन्हें? जी राकेश जी, उन्हें छोड़िए, सपा का जो होना था वो जनता देख रही है, आप अपने सवालों को जवाब दीजिए। नहीं, अनुराग भदौरिया जी ने इतना कुछ कहा, मैं चुपचाप सुनता रहा। सरकार को लेकर के तमाम तीखी बातें इन्होंने कही, मैं चुपचाप सुन रहा था ना। अरे थोड़ा धैर्य सीखिए भाई।
आप तो धैर्य सीखना नहीं चाहते हैं। राजनीति की एक नई मर्यादाएं हमने जो स्थापित करने का काम किया है कि हम अपने जवाबदेही जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड लेकर के जा रहे हैं, ये थोड़ा धैर्यपूर्वक उसको पढ़िए ना, धैर्यपूर्वक सुनिए। जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी सरकार के समय में 17% से ज्यादा बेरोजगारी की दर थी, जो 2.9% इस समय रह गई है। तब आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज क्या करके दिखाया है। 84,000 करोड़ रुपए का आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो तीसरी हमने जून के पहले हफ्ते में की है प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में नई राशि आने का काम हुआ है, जिससे उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ती है और लगभग 5 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार और 10 लाख युवाओं को अप्रत्यक्ष रोजगार इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। लेकिन ये बात शायद आपने जब इसको उपलब्धियों को देखेंगे नहीं, आप हमारे रिपोर्ट कार्ड को पढ़ेंगे नहीं। बेहतर होता कि अनुराग भदौरिया हमारे रिपोर्ट कार्ड को पढ़कर आते और उसको पढ़कर के उसकी आलोचना बताते कि बिंदु नंबर 1 पर आपने जो लिखा है ये बात अच्छा, हम पढ़ के आते तो हम कह सकते होंगे नहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक सेकंड अनुराग, जैसे एक सेकंड 2100 करोड़ रुपए की संपत्ति जो अवैध संपत्तियां थी उसको हमने या तो जब्त करने का काम किया था या ध्वस्त करने का काम। ठीक है शलभ जी, और अरे माफ कीजिएगा राकेश जी, अब 2 सवाल मैंने पूछे थे। एक था कि आवारा पशुओं पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था। हम लोग खुद जाते थे गोंडा बस्ती बहराइच, तो वहां पर ये मसले आते थे। उसको लेकर अभी भी हमारे सहयोगी भी कह रहे थे, आशीष भी, कि वो मामला अभी भी बना हुआ है सर, तो उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरा जो बार बार ये आरोप लग रहा है तुष्टीकरण का, कि ये ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। आप जो बातें गिरा रहे हैं वो उतनी हाईलाइट नहीं हो पा रही है, अब इसकी वजह क्या है? 2 बातें मैं स्पष्ट कर दूं। तुष्टीकरण का आरोप तो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। ये केवल उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मॉडल बनकर के आया है सामने, जहां लाउड स्पीकर्स को उतारने के लिए चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी ने कोई प्रतिरोध दर्ज नहीं किया। कानून व्यवस्था को लागू करने में हमारा जो नपना है वो सबके लिए एक है और इसी कारण से आज किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं होता है। और मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, दोनों से ही लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया जाता है और जो अनावश्यक लाउड स्पीकर हैं उनको उतार लिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की सहारनपुर में 7 लोगों को आज जमानत मिली है, जिसमें से 4 वो लोग भी हैं जिनको वीडियो वायरल हुआ था उसमें पिटाई होते हुए दिख रहे थे। हालांकि ये भी बात सच है, ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि पुलिस ने ही कहा कि ये निर्दोष है, पुलिस ही उनकी अर्जी अदालत लेकर गई जिसके बाद जमानत हुई। लेकिन वो पिटाई वाला वीडियो आया था, अब 4 उसमें से आप ही की पुलिस कह रही निर्दोष है, तो तुष्टीकरण की बात तो आ रही है ना सर, रह रह कर आ रही है। नहीं, देखिए किसी एक घटना के आधार पर तुष्टीकरण की बात कहना मैं मानता हूं ये बहुत अन्याय होगा। कहीं अगर किसी घटना में कोई कमी खामी हुई है तो निश्चित तौर पर हम उसका थारूली हमने हमेशा जांच भी कराई है और जो दोषी हुए दोषियों पर हमने कार्रवाई भी की है। हमने कहा कानून व्यवस्था को नापने के मामले में हमने किसी प्रकार का मापदंड अलग अलग नहीं रखा है। अगर अपराध किसी हिंदू ने किया है या किसी मुसलमान ने किया है, किसी दलित ने किया है या किसी ब्राह्मण ने किया है, हम जाति से आपके परे, हम मजहब से परे, हम अपराधी को उसके अपराध की दृष्टि से देखते हैं, इंडियन पेनल कोड के आधार पर देखते हैं। इसलिए तुष्टीकरण का आरोप लगाने वाले लोग केवल राजनीति करने का काम करते हैं। और जहां तक बात आपने छुट्टा पशुओं को लेकर के कही है, मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, देखिए उत्तर प्रदेश में ये लंबे समय से चली आ रही है और विशेष करके बुंदेलखंड के लोगों से आप पूछेंगे तो बुंदेलखंड की अन्ना प्रथा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। दशकों से चली आ रही समस्या को समाधान करने के लिए और पिछली सरकारों ने पूरी उदासीनता बरती। केवल अवैध कत्ल खाना ही एक समाधान था इनके सामने, जिसको आगे अनुराग जी मैं आगे बस आपके पास, और हम उसके समाधान अब लगातार रचनात्मक कार्यों को करने में थोड़ा सा समय लगता है, हम उसके लिए समाधान लगातार कर रहे हैं।